एवरीवन, दिस इज दीपक सिंघल। वेलकम यू ऑल टू लाइव शिल्प एकेडमी क्राफ्टिंग लाइव्स। दोस्तों, ये ज्योग्राफी डोमेन की वीडियो है जहां पर आप लोग वन बाय वन सारे चैप्टर्स मेरे साथ कवर करेंगे। बिल्कुल टाइम वेस्ट आप लोगों का नहीं होने दूंगा। पहला चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप है। बहुत ज्यादा बोरिंग चैप्टर है, बट एक बार इसको हम लोग ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में वो क्या समझाना चाह रहा है। ह्यूमन ज्योग्राफी आपको जैसे कि पता ही है, ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। मतलब बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब है एक रिलेशन, एक स्टडी बिटवीन ह्यूमंस एंड ज्योग्राफी। और जब मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं तो व्हाट एक्चुअली डू आई मीन, मेरा मतलब ये है नेचर, मतलब अर्थ और ह्यूमंस के बीच का क्या रिलेशन है, वो जनरली ह्यूमन ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हैं। तो इसका क्या नेचर है, इसका क्या स्कोप है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आप लोग वन बाय वन मेरे साथ करने वाले हैं कवर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली स्लाइड आप लोगों को बता रही है कि व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक बहुत ही इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है जो स्टडी करता है स्पेस को, अर्थ के फिनोमिना को, ह्यूमन सोसाइटी के ओरिजिनेशन को, ह्यूमन सोसाइटी के कल्चर को, और ह्यूमन सोसाइटी किस तरीके से अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ बिहेव करती है, इंटरेक्ट करती है। ये सारी चीजें ज्योग्राफी पढ़ती है। तो सिंपल बात, एक ऐसा डिसिप्लिन, एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्टडी करता है। जैसे वो यहाँ पर स्टडी करता है ह्यूमन सोसाइटी को, ह्यूमन सोसाइटी का क्या रिलेशन है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ, ह्यूमन कल्चर को, ह्यूमन कल्चर किस तरीके से एक एनवायरनमेंट पर फर्क डालते हैं, ये सारी चीजें। जैसे सर, आपको पता है साउथ इंडिया में एक ऐसी विलेज है जहां पर लेड के कॉइन्स लोग पॉन्ड में डालते हैं। लेड के सिक्के लोग तालाब में डालते हैं साल में एक बार। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या होता है। जनरली जब ऐसी चीजें आप करते हैं तो भाई, अगर आपको याद आ रहा हो, एक फिटकरी होती है, सॉरी लेड नहीं, वो फिटकरी जो है, जिसको हम एलम कहते हैं, वो पानी में डालते हैं। अब एलम को पानी में डालने से क्या होता है, एलम थोड़ा सा हैवी होता है। अगर आप देखें एलम के पार्टिकल्स, तो वो 10 पार्टिकल्स के साथ चिपक कर 10 पार्टिकल को पानी के बॉटम तक ले जाते हैं। तो ये तो आपका कल्चर है। बट इस कल्चर से क्या होता है, जो उनकी वाटर बॉडी है वो हमेशा साफ रहती है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन कल्चर किस तरीके से एनवायरनमेंट पर फर्क करता है या एनवायरनमेंट से बिहेव करता है। तो ये बहुत सारे कल्चर्स हमारे पास नॉर्थ इंडिया में भी, आपको हिली स्टेट्स में भी देखने को मिल जाएंगे। वहां पे लोग पेड़ नहीं काटते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और पेड़ों की पूजा क्यों कर रहे हैं, वो सबके लिए अपने अपने भगवान हो सकते हैं, बट हम ये देख सकते हैं कि उनको पता है कि अगर ये पेड़ है तो हम हैं, अदरवाइज वी आर नॉट, और वी गाइज विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो ह्यूमंस जब से यहाँ पर ओरिजिनेट, इस धरती पे जब से ह्यूमंस का ओरिजिन हुआ है, तभी से ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टार्टिंग हुई है। ये तो, अगर ह्यूमंस नहीं होते तो ह्यूमन ज्योग्राफी थोड़ी ना पढ़ते आप लोग। क्या पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं आप लोग, माउंटेन्स, लैंड फॉर्म्स, फॉरेस्ट पढ़ते हैं आप, रिवर्स पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, पहली बात तो ज्योग्राफी एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई थ्योरी बता दी और आपने एज इट इज याद कर ली। क्योंकि ज्योग्राफी बहुत एम्पेरिकल है, वो एक्सपेरिमेंट करती है, प्रैक्टिकल करती है, उसके बाद बिलीव करती है। तो ज्योग्राफी इज वेरी इंटीग्रेटिव, इज वेरी एम्पेरिकल एंड इज वेरी प्रैक्टिकल। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आपका चैप्टर बोलता है कि ज्योग्राफी इज एसोसिएटेड विद डुअलिज्म। मतलब सर, ज्योग्राफी की दो फील्ड्स हैं। फर्स्ट फील्ड जस्ट आई टोल्ड यू, फिजिकल ज्योग्राफी। और दूसरी फील्ड, जब ह्यूमन इवॉल्व होते हैं धरती पर तो सेकंड फील्ड डेवलप होती है, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या। सर, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी जो स्टडी करता है ह्यूमन और उनके नेचुरल वर्ल्ड के साथ के रिलेशन को, या मैं कह सकता हूं जो स्टडी करता है ह्यूमन और उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशन को। किस तरीके से ह्यूमन अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से बिहेव करते हैं, कैसे वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहते हैं। और कभी के बार हमने देखा है कि ह्यूमंस अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को ही खराब करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। इतना ही नहीं, ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑल्सो कंसर्न विद कल्चर्स, इकोनॉमीज, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, अर्बन एंड रूरल फिनोमिना ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आप ह्यूमन के कल्चर्स, उनकी इकोनॉमी, उनके पॉपुलेशन, उनके सेटलमेंट की बात करता हूं तो अर्बन और रूरल सेटलमेंट, ये सारी चीजें आप लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन कल्चर हो, ह्यूमन पॉपुलेशन हो और ह्यूमन सेटलमेंट हो। सेटलमेंट तो आपको पता ही है, ह्यूमन हमेशा झुंड में रहते हैं। और ह्यूमन सेटलमेंट्स दो तरह के एरियाज में देखने को मिलती है, अर्बन ह्यूमन सेटलमेंट और रूरल ह्यूमन सेटलमेंट। तो ह्यूमन सेटलमेंट किस तरीके से है, ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन इकोनॉमीज, ह्यूमन पॉपुलेशन, और क्या रिलेशन है इसका उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ।
तो ये सारी चीजें आप लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। बहुत सारे जोग्राफर्स ने ह्यूमन ज्योग्राफी को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करी है। जैसे अगर हम रेडजेल की बात करते हैं, तो रेडजेल तो बोलते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिस्टमैटिक स्टडी है। सो व्हाट सिस्टमैटिक स्टडी? अकॉर्डिंग टू मिस्टर रेडजेल, वो बोलते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिस्टमैटिक स्टडी है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर सराउंडिंग्स, और जिसको हम यहाँ पर अर्थ सरफेस कह सकते हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच का एक रिलेशन, उसकी सिस्टमैटिक स्टडी बताई है रेडजेल ने। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है बिटवीन द रिलेशंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। और अगर मैं एलएनसी सैंपल की बात करता हूं, तो एलएनसी सैंपल हमेशा बोलते हैं कि पहली बात तो ह्यूमन कभी रेस्ट नहीं करता, तो ह्यूमन इज अ अनरेस्टिंग बीइंग। और अर्थ कभी स्टेबल नहीं रहती, तो अर्थ इज वेरी अनस्टेबल। हमको पता है बहुत सारे फोर्सेस ऑफ नेचर होता है जिससे अर्थ पर कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता। आज ह्यूमन सोसाइटी है, कल को पता लगे अर्थक्वेक आया और ये ह्यूमन सोसाइटी बचे ही ना, तो अर्थ इज वेरी अनस्टेबल। और ह्यूमंस को भी पता होता है कि अर्थ बहुत अनस्टेबल है, तो वो कोशिशें करता रहता है कि कल को कुछ भी हो, ह्यूमंस का नामो निशान नहीं खत्म होना चाहिए। तो अगर ह्यूमन कभी रेस्ट नहीं करे, अर्थ कभी स्टेबल नहीं रहे, तो दोनों के बीच के रिलेशन क्या कभी स्टैटिक रह सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो अकॉर्डिंग टू एलएनसी सैंपल, पहली बात तो वो ये बोलते हैं, सर ह्यूमंस और अर्थ के बीच का रिलेशन कभी भी स्टेबल नहीं रहता, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। और इसी चेंजिंग रिलेशनशिप की स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं अपनी डेफिनेशन को? ही सेड ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो ये एलएनसी सैंपल के द्वारा दी जाने वाली ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की नेचर पर आता हूं। अब मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की नेचर को अगर मैं ज्योग्राफिकल टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो वो सिंपल बोल रहा है। यहाँ पे अर्थ सरफेस को यहाँ पर उन्होंने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया, और ह्यूमन सोसाइटीज को यहाँ पर उन्होंने सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या बोल रहा है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। अब आप यहाँ पे थोड़े से परेशान हो जाएंगे कि सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। बेटा, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में आता है ह्यूमन पॉपुलेशन। ये वो सारी चीजें हैं जो ह्यूमंस ही बनाते हैं। इसमें आता है ह्यूमन कल्चर, इसमें आता है ह्यूमन टेस्ट, इसमें यहां तक कि ह्यूमन लाइफस्टाइल, हम लोगों का किस तरीके का लाइफस्टाइल है। इसके साथ साथ इसमें हमारा ट्रेडिशन, इसमें हमारा रिलीजन। तो बेसिकली हम देखें, बहुत सारी चीजें मैं सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में लेकर आ सकता हूं। इसमें जो भी चीजें आप लेकर आओ, आपका चैप्टर बोलता है ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल, पॉपुलेशन हमने बनाई, कल्चर हमने बनाया, टेस्ट हमने बनाया, लाइफस्टाइल हमारा है, ट्रेडिशन आज हमारी वजह से है, रिलीजन, इट इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय दीज ह्यूमंस। तो जनरली सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच के इंटर रिलेशनशिप को पढ़ता है ह्यूमन ज्योग्राफी। सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट कौन बनाता है? ह्यूमंस। हाउ? बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। हम लोगों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, तभी तो पॉपुलेशन बनी, तभी तो हमारा कल्चर बना। और जब ह्यूमन किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट करेगा, तभी तो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट बन पाएगा ना। तो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट किस तरीके से फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ बिहेव करता है, इनके बीच का इंटर रिलेशनशिप क्या है, इसको पढ़ती है ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड व्हाट इज फिजिकल एनवायरनमेंट? फिजिकल एनवायरनमेंट इज लैंडफॉर्म, सॉइल्स, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा, फौना। ये सब चीजें आप लोगों के फिजिकल एनवायरनमेंट में आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? बेटा, फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, पहली बात तो आपको बता दूं, ये एक सब्जेक्ट बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है। तो अगर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी को एक डिसिप्लिन मानूं और ये बोलूं कि ये एक डिसिप्लिन बहुत सारे डिसिप्लिन में डिवाइडेड है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हम लोगों को ह्यूमन एलिमेंट्स
अलग अलग ह्यूमन एलिमेंट्स को समझने में मदद करते हैं जो इस सरफेस पर पाई जाती है। तो वी एक्चुअली अंडरस्टैंड, वी एक्चुअली रीड अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स का क्या मतलब है? बेटा, अगर ह्यूमंस रहेंगे तो उनकी सोसाइटी होगी ना। तो ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ती है यहाँ पर सोशल ज्योग्राफी। उनके सोशल कॉन्टेक्ट कैसे हैं, उनका रिलीजन कैसा है, ठीक है, यहाँ तक कि उनके टेस्ट, लाइफस्टाइल, ये सब सोशल ज्योग्राफी में आते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन बना के रहेगा, ऑफ कोर्स झुंड में रहेगा, तो ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पड़ता है। हम लोगों की सेटलमेंट कैसी है, अर्बन है, रूरल है, उसके एस्पेक्ट्स हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और सेटलमेंट ज्योग्राफी को आगे हम अर्बन ज्योग्राफी और रूरल ज्योग्राफी में बांट सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी एरिया में रहते हैं तो किस तरीके से रहते हैं? सिंपल बात, हम लोग ह्यूमंस को सबसे अच्छा चीज क्या लगता है? वो अपना लैंड डिमार्केट कर लेता है। वो जहां पर भी रहता है वहां पर वो तेरा मेरा करना शुरू कर देता है। लाइक, दिस इज माई कंट्री, दिस इज माई हाउस, दिस इज योर हाउस। तो ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि जब धरती बना था तब उसमें कोई बाउंड्री थोड़े ना था, ये तो ह्यूमंस ने क्रिएट किया ना। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर, ये कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। एंड देन वी हैव द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से ह्यूमंस नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है एंड इसको यूज कर कर ह्यूमन क्या कर रहा है। सिंपल बात। तो ये बेटा आप लोगों का हो गया एक तरीके से द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके बाद बात करते हैं आगे, और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप लोगों का चैप्टर आपको लेके जाता है, और चैप्टर आप लोगों से पूछता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अब ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस क्या है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और मुझे लगता है ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर से हमारा क्या मतलब है। बेटा, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एक्चुअली में एक वो प्रोसेस है जिसमें एक ह्यूमन नेचर का या एक एनवायरनमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल बना लेता है। अब आप बोलेंगे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एक वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ह्यूमंस दे गेन कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट। कैसे भला? अगर आप अपने एनवायरनमेंट के ऊपर कंट्रोल बनाना बनाना चाहते हैं या बनाते हैं तो आप कैसे बना पाओ? मेरी बात मानो तो टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के लिए। एंड व्हाट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस? व्हाट इज इट? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक वो प्रोसेस है जिसमें ह्यूमंस एनवायरमेंट कंडीशंस को देखकर अपने आप को अडेप्ट करता है, क्योंकि वो उसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे आज अगर मैं हिली स्टेट्स में रहूं तो मुझे वहां पर अगर घर बनाना है, तो मैं हिली स्टेट्स के घर अगर आप कभी देखना, तो हिली स्टेट्स के घरों की छत हमेशा ऊपर से कोनिकल होगी। और अगर मैं प्लेन्स पर रह रहा हूं तो हमारे घर की छत प्लेन होगी। हम अपनी घरों घरों की छत पर घूम सकते हैं आराम से प्लेन एरियाज में। बट हिली स्टेट्स के घरों की छत पर आप घूम नहीं सकते हैं, दैट इज कोनिकल। ऐसा क्यों भला? क्योंकि हिली स्टेट्स में जहाँ पे स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल को आप रोक तो नहीं सकते हैं। तो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? तो वो ज्योग्राफी को देखकर अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस पढ़ाऊं तो मुझे हमेशा दोस्तों चार्ल्स डार्विन की थ्योरी याद आती है। चार्ल्स डार्विन क्या कहा करते थे? चार्ल्स डार्विन सेड कि जो स्पीशीज अपने आप को चेंजिंग नेचर, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ बदल लेगी वो सरवाइव करेगी, एंड रेस्ट ऑल द स्पीशीज विल एक्सटिंक्ट। तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एक वो प्रोसेस है जिसमें ह्यूमंस टेक्नोलॉजी से ही सही मगर वो एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लेता है। मगर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एक वो प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ अपने आप को अडेप्ट करना या अपने आप को अडेप्ट करता है, अपने आप को ढाल लेता है। तो इसका मतलब दोनों में आप मैन और एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशन को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो यहां पर वही लिखा है पहला पॉइंट कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एक्चुअली में मैन और एनवायरनमेंट के रिलेशन और इंटरेक्शन को पढ़ता है। जैसे टेक्नोलॉजिकल टूल्स और टेक्निक्स, ये ह्यूमन बींग्स जो यूज करते हैं, उस टेक्नोलॉजिकल टूल्स और टेक्निक से ह्यूमन बींग्स यूज इट टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम लोग टेक्नोलॉजिकल टूल्स और टेक्निक से बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीजों को क्रिएट करते हैं, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं।
इसका मतलब इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि हमको पता है कि जितना अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, उतनी ही अच्छी समझ हमको नेचर की, एनवायरनमेंट की और नेचुरल लॉस की होगी। टेक्नोलॉजी जितना अच्छा होती जाएगी, उतना ही अच्छा नेचुरल लॉस की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये टेक्नोलॉजी जो ह्यूमंस ने डेवलप करी, इससे हम क्या करते हैं सर? इससे हम वो सारी लिमिटेशंस को ओवरकम कर पाते हैं जो लिमिटेशंस हमारे सामने नेचुरल एनवायरनमेंट ने लाकर खड़ी कर दी है। मतलब समझाइए, बताते हैं सर। पहले ह्यूमन सोसाइटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता था पानी। बिना पानी के हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे अपनी लाइफ। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने रिवर बेड्स के पास रहना शुरू किया। इमेजिन, हिस्ट्री में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ाई जाती है, रिवर इंडस, और रिवर इंडस के पास की ट्रिब्यूटरीज के पास ही तो हमने रहना शुरू किया था। और आखिरकार क्यों रहना शुरू किया? क्योंकि हम लोग चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। हम किस तरीके से पानी और कहाँ पे लेके जाएंगे जहां पर पानी हमें मिलता ही नहीं है। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे सोचा कि अगर हम इस रिवर से एक कैनाल बना ले, तो हम इस रिवर से दूर भी रह सकते हैं, क्योंकि कैनाल से पानी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो व्हाट वाज दैट? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमने थोड़ी और डेवलप करी। अब हमारे पास वो मशीन्स आ गई जिससे हम बोरिंग कर सकते थे, और हमको पता लगा ग्राउंड के नीचे भी पानी है। तो अब रिवर बेड्स के पास रहने की कोई जरूरत नहीं थी। अब हम कहीं पर भी रह सकते हैं, और जहां पर भी रहते हैं वहां पर हम समर्सिबल लगा लेते हैं। तो व्हाट इज दैट? टेक्नोलॉजी को डिवेलप करके मैंने वो सारी लिमिटेशंस को ओवरकम किया जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट ने मेरे लिए खड़ी करी। और इस प्रोसेस को मैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर बोलता हूं, जिसमें मैंने टेक्नोलॉजी का यूज करके एनवायरनमेंट के ऊपर विजय हासिल कर ली। बट मैं वो सारी चीजों के ऊपर ही विजय हासिल कर सकता हूं जिन चीजों पर विजय हासिल करने का मुझे एनवायरनमेंट ने परमिशन दे रखा है। एक मिनट सर, समझे नहीं? एनवायरनमेंट चाहता है कि ये सारी चीजें बहुत बड़ा लिमिटेशन नहीं है आप लोगों के लिए। आप ह्यूमन से सारी लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। आप कीजिए, मैं तो चाहता हूं। आई एम द मदर नेचर। मैं तो चाहती हूं कि आप ये सारी लिमिटेशंस ओवरकम कीजिए। बट याद रखिए ह्यूमंस, अगर आपने मदर नेचर के साथ इस खेल खेल में वो सारी चीजें भी कंट्रोल करने की कोशिश करी जो आपके कंट्रोल के बहुत बियॉन्ड है, तो नेचर, मदर नेचर आपको नहीं छोड़ेगी। और यही होता है, क्यों नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। ये फ्लड्स जो आता है, या ये जो जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है, ये सब चीजें, नेचुरल डिजास्टर्स जो आते हैं, अर्थक्वेक तो चलो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स में जो हम मरते हैं, वो हम क्यों मरते हैं? क्योंकि हम लोग वो नेचुरल लॉस को चेंज करने की कोशिश करते हैं जो नहीं चेंज किया जा सकता है। क्योंकि ह्यूमंस को क्या लगता है कि हम टेक्नोलॉजी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर अच्छा है, बट लिमिटेड, लिमिटेशन में है। एंड व्हाट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो प्रोसेस है जिसमें ह्यूमंस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो एनवायरनमेंट, बदलते एनवायरनमेंट को रोक नहीं सकते हैं। तो दे नीड टू चेंज देमसेल्व्स। जैसे कि हम लोगों ने हीट, फ्रिक्शन की मदद से हम लोगों ने गर्मी पैदा करी, और इसी की मदद से ह्यूमंस ने आखिरकार डिस्कवर किया फायर। डिस्कवर किया फायर, बिल्कुल किया। अब ठंड तो पड़ती है। अब क्या मैं ठंड को पड़ने से रोक सकता हूं क्या? नो। बट मैं इस बदलते एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को बदल सकता हूं। तो ये डिस्कवरी ऑफ फायर ने मेरे को नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस करने का मौका दिया। मतलब बदलते हुए नेचर के साथ ह्यूमंस ने खुद को बदलना सीखा। डिस्कवरी ऑफ फायर से अब हम लोग ठंड में भी अपने आप को गर्म रख सकते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम कुक्ड फूड खा सकते थे। और कुक्ड फूड अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके बाद चलते हैं आगे। व्हाट आर द अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? डियर, आप लोगों के चैप्टर में ह्यूमन ज्योग्राफी की केवल 3 अप्रोच बता रखी। पहला है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दूसरी अप्रोच है एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, एंड द थर्ड अप्रोच इज नियो डिटर्मिनिज्म, जिसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। इन तीनों के बारे में क्रक्स में आपको बता देता हूं।
सबसे पहले एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पर आते हैं। क्या बोलता है ये? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलता है कि एनवायरमेंट ही डिटरमाइन करेगा कि आप कैसे बिहेव करेंगे मदर नेचर के साथ। हाउ द ह्यूमंस विल इंटरैक्ट विद मदर नेचर, how this interaction will go, how you humans will behave with mother nature. This is all determined by environment. मतलब आइए पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स, वो सारी लिमिटेशंस जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट आपके सामने खड़ा करता है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या बोलता है? सर, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ये बोलता है कि जो लिमिटेशंस नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमंस के सामने खड़ा करता है, उस लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग ह्यूमंस अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ना कि वो लिमिटेशंस को ओवरकम करने की सोचते हैं। दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लिमिटेशंस imposed by the natural environment। मतलब सर, आइए बात करते हैं। ये बोल रहा है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ये बोलता है कि सर, ये वो ह्यूमन सोसाइटी की प्रिमिटिव स्टेज है, ये हमारी हमारी जिंदगी की वो प्रिमिटिव स्टेज है जब हमको इस नेचर से डर लगता था। वी वर अफ्रेड ऑफ द नेचर। तो हम नेचर की पूजा करते थे, नेचर को बचाते थे, और हम नेचर के साथ कंप्लीट हार्मनी में रहते थे। और इस स्टेज को हम स्टेज ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर पढ़ा भी था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आखिरकार ह्यूमंस नेचर के साथ हार्मनी में क्यों रह रहे हैं, उससे क्यों डर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का लेवल बहुत कम था। वी हैड अ वेरी लो ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी जिन टेक्नोलॉजीज को यूज करके मैं ये छोटी मोटी लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकता था। और क्योंकि मेरे पास वो डेवलपमेंट का लेवल नहीं था, आई हैड नो टेक्नोलॉजी, तो इसलिए मैं डरता था नेचर से। मैं इतना डरता था कि मैं नेचर की वर्शिप करना, उसको कंजर्व करने की कोशिश करता था, और नेचर के साथ कंप्लीट हार्मनी में रहता था। मुझे ये लगता था इस स्टेज में कि अगर मैं मदर नेचर को परेशान नहीं करूंगा तो मदर नेचर मुझे परेशान नहीं करेगी। तो दिस वॉज द फील्ड, दिस वॉज द थॉट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जो क्या बोलता है कि एनवायरमेंट ही डिटरमाइन करेगा हाउ द ह्यूमंस विल बिहेव। और ह्यूमंस क्यों एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं? क्योंकि ह्यूमंस के पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ही कम है, या ये कह लीजिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत प्रिमिटिव स्टेज पर है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेज आता है, वी आर द सेकेंड थॉट, एंड द सेकेंड थॉट इज एनवायरमेंट पॉसिबिलिज्म। नो, व्हाट इज दिस पॉसिबिलिज्म? एनवायरमेंट पॉसिबिलिज्म ने बोला, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हम ह्यूमंस ने सोचा, हमने एनवायरमेंट को समझा, हमने एनवायरमेंट की फोर्सेस को समझा, और हमको लगना शुरू हो गया, वी रियलाइज्ड कि हमारे पास तो पावर है, हम तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप और कंट्रोल कर सकते हैं। हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल थिंग्स। हम कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके ये छोटी मोटी लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। तो मतलब पॉसिबल है। हमेशा नेचर के अकॉर्डिंग चलना इज नॉट राइट। और इस स्टेज में ह्यूमंस ने सोचा, इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल नेचर, इट इज पॉसिबल टू ओवरकम द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय नेचर। तो दोनों अप्रोचेस में फर्क आ गया। यहां पर तो आप बोल रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल ही बहुत कम है। और यहां पर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आपने क्या डेवलप कर ली, तो आप ये सोचना शुरू कर दिया आपने कि इट इज एक्चुअली पॉसिबल टू ओवरकम द नेचुरल फोर्सेस। इट इज एक्चुअली पॉसिबल टू ओवरकम द लिमिटेशंस इम्पोज बाय नेचर। जैसे हेल्थ रिजॉर्ट्स हाईलैंड्स पर बना सकता हूं, ह्यूज अर्बन फील्ड्स, ऑर्चर्ड्स, पास्चर्स इन द प्लेन्स, रोलिंग हिल्स। मैं पोर्ट्स बना सकता हूं कोस्टल एरियाज पे। आई कैन ऑल्सो डिसाइड द ओशनिक रूट्स। हम लोग सैटेलाइट्स लगा सकते हैं स्पेस पर। तो व्हाट इज ऑल दिस? व्हाट इज ऑल दिस? आप लोग माउंटेन्स पर नहीं रह सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ह्यूमंस ने सोचा ऐसे कैसे नहीं रह सकते? हम माउंटेन्स को थोड़ा सा काट दें अगर, तो इट इज पॉसिबल कि हम नेचर के लॉ के अगेंस्ट हम माउंटेन पर रह सकते हैं। हम माउंटेन पे नहीं चढ़ सकते। दिस इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म।
एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म ने बोला नहीं 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 नहीं, अगर हम राउंड 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 एनवायरमेंट इसको काटते हुए चले पहाड़ को, तो मैं रोड बना सकता हूं, एंड विद द हेल्प ऑफ द रोड आई कैन इजीली क्लाइंब अप द माउंटेन। हाँ, सच तो है। तो एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म क्या है? एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म है जब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमंस ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इट इज पॉसिबल टू चेंज द नेचर, इट इज पॉसिबल टू विन ओवर द नेचुरल एस्पेक्ट्स, नेचुरल लिमिटेशंस। उसके बाद आता है दोस्तों तीसरा एस्पेक्ट, एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज नियो डिटर्मिनिज्म। पहली बात, ये कॉन्सेप्ट देने वाले थे ग्रिफिथ टेलर। और ग्रिफिथ टेलर जो है वो बोलते हैं कि सर कभी भी ह्यूमंस ना तो कंप्लीटली एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म में रहते हैं, और ना ही कभी ह्यूमंस कंप्लीटली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में रह सकते हैं। मतलब ग्रिफिथ टेलर बोलते हैं, सोच के देखो ना, दोनों ही सिचुएशन बहुत ही हाइपोथेटिकल है। पहली सिचुएशन में ह्यूमंस मदर नेचर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और दूसरी सिचुएशन में ह्यूमंस हमेशा मदर नेचर की लिमिटेशंस को ओवरकम करने की सोच रहे हैं। दोनों ही कंडीशंस एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल है। तो ग्रिफिथ टेलर बोलते हैं कि इन दोनों ही आइडियाज में हमेशा ह्यूमन मिडिल पाथ लेता है। मतलब ही सेड ह्यूमंस बिहेव लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल। मतलब सर, जब सिग्नल रेड हो जाता है तो हम रुक जाते हैं ना, जब लाइट एम्बिट हो जाती है तो वी एक्चुअली रेडी टू गो, और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है तो हम निकल जाते हैं। हमने कहा हाँ यार, बट ये ह्यूमन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? तो ग्रिफिथ टेलर बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह ही ह्यूमंस नेचर के साथ बिहेव करते हैं। मतलब हम लोग ना ही कभी एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म में रहते हैं, और ना ही कभी एब्सोल्यूट पॉसिबिलिज्म। ह्यूमंस नेचर के वो एस्पेक्ट्स को मॉडिफाई करते हैं जिनको मॉडिफाई नेचर करने देती है। वही मैंने बोला ना अभी, नेचर हमेशा डिसाइड करती है, मदर की तरह नेचर काम करती है। मदर नेचर चाहती है कि आप ये सब चीजें मॉडिफाई करें, अपने अकॉर्डिंग करें। तो ऑफ कोर्स नेचर हमेशा कुछ चीजों की मॉडिफिकेशन का आपको अपना परमिशन देती है, जिससे नेचुरल एनवायरनमेंट को कुछ खासा नुकसान नहीं होता। तो ह्यूमंस उसको मॉडिफाई करते हैं और वो रहते हैं। फिर भी ह्यूमंस और नेचर के बीच में हार्मनी बनी रहती है, क्योंकि हम केवल उन्हीं चीजों को मॉडिफाई करते हैं जिन चीजों को मॉडिफाई करने की परमिशन मदर नेचर ने हमको दी है। इतना क्लियर हुआ जी? और ह्यूमंस को पता होता है कि कहाँ पे रुकना है। वी नो वेयर टू स्टॉप। और हमको पता है कि अगर हम नहीं रुके तो इट विल लीड टू प्रॉब्लम्स। यस, अगर हम नहीं रुके तो इससे प्रॉब्लम्स होंगी, बिल्कुल होंगी। तो यहां पर वही लिखा हुआ है, इफ द ह्यूमंस डू नॉट कंसिडर द डैमेज टू द एनवायरमेंट। अगर ह्यूमंस ने एनवायरमेंट को मॉडिफाई करते हुए इतना मॉडिफाई कर दिया कि हम एनवायरमेंट को कैसे डैमेज कर रहे हैं, अगर हमने इसको नहीं देखा, तो ऑफ कोर्स इट विल लीड टू प्रॉब्लम्स। और आज यही हो रहा है। जैसे हम लोग इंडस्ट्रीज लगाते हैं, हमने सोचा इंडस्ट्री से तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो हम जल्दी से डेवलप नेशन बनेंगे। बट कभी हमने ये सोचा कि हम जो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, या ऑटोमोबाइल सेक्टर हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं, कार ट्रांसपोर्ट, ट्रक ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के नाम पर हम इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें कितनी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करती हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज होने से क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट अच्छा है, बट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। और ग्लोबल वार्मिंग हमसे रुक नहीं रही है। और ग्लोबल वार्मिंग अगर नहीं रुकी तो क्या होगा? क्लाइमेट विल चेंज। और क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा इफेक्ट फ्लोरा फौना पर पड़ता है। हमारी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ, हमारी वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने क्रिएट कर दी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जहां रुकना चाहिए था हम वहां पे नहीं रुके। तो ग्रिफिथ टेलर ने ये कंसेप्ट दिया था, तभी इसको कहते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। यू शुड स्टॉप वेयर यू शुड स्टॉप, यू शुड गो वेयर यू आर परमिटेड टू गो। बट हम केवल चलना जानते हैं, रुकना नहीं जानते। आपके चैप्टर में कुछ थॉट्स हैं स्कूल के, यू हैव सम स्कूल ऑफ थॉट्स, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स की।
अगर हम वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे थिंकर्स इनसे कनेक्टेड होते हैं, है ना। जैसे पहला स्कूल है वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी थिंकर्स हैं वो जनरली कंसर्न रहते हैं तीन चीजों से, दैट इज हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। और अगर मैं इन तीन चीजों की बात बहुत अच्छे से करूं तो मेरे को लगता है कि ये तीनों चीजें ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से जितने भी थिंकर्स आते हैं, स्कूल से जितने भी आपको स्कॉलर्स देखने को मिलेंगे, वो बार बार अपनी बुक्स में एक चीज को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है, ये स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ पीपल की बात करता है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल की बात करता है, जिसमें ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को लेकर आता है, दैट इज हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। फिर चलते हैं दोस्तों सेकंड स्कूल ऑफ थॉट की तरफ। दिस इज रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स भैया का बहुत ज्यादा प्रकोप दिखता है। आपको कार्ल मार्क्स की बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस इस स्कूल में देखने को मिलती है। रेडिकल से मतलब समझ में आ ही रहा होगा, ये बहुत एक सोसाइटी में वो सारी नेगेटिव चीजें जो किसी ह्यूमन वेलबींग को रोक सकती हैं, वो सारी नेगेटिव थिंग्स विच कैन एक्चुअली स्टॉप द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमंस, ये स्कूल ऑफ थॉट उन सारी चीजों की बात करता है। जैसे पॉवर्टी, कैन इट स्टॉप द ह्यूमन वेलफेयर? ऑफ कोर्स यस। डेप्रीवेशन, नो व्हाट इज डेप्रीवेशन? जब आप एक सेक्शन को डिप्राइव कर देते हैं फ्रॉम ऑल द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस, ऑफ कोर्स दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, यहां पर भी है। थर्ड, सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी आज समाज में, मैं अब ये बोलूंगा, एक बहुत बड़ा एविल है। क्यों? क्योंकि आ, हर जगह आपको ये देखने को मिलता है यार, सोशल इनइक्वालिटी ऑन वेरियस बेसिस मुझे देखने को मिलती है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि ये सारी चीजें जो सर आप देख रहे हैं विच इज नॉट गुड फॉर अ ह्यूमन बीइंग, वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की देन है। कैपिटलिज्म, जिसको आप हिंदी में कहें तो पूंजीवाद कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पूंजीवाद की देन है। नाउ व्हाट इज कैपिटलिज्म? देखिए, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, शायद आपने सुना होगा नाम इन दोनों का। कहीं ना कहीं ये दोनों ही कैपिटलिज्म थ्योरी, कैपिटलिस्ट, इन सब का बहुत ज्यादा क्रिटिक करते हैं। ये सोशलिज्म को अच्छा मानता है, क्योंकि रशिया एज अ सोशलिस्ट कंट्री, तो ये उसको अच्छा मानता है। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि कैपिटलिज्म में बड़े बड़े कैपिटलिस्ट तो देखने को मिल जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, ये देखो बड़ी सी इंडस्ट्री, मगर कभी आपने देखा कि उस इंडस्ट्री को चलाने वाला ओनर जो एंटरप्रेन्योर है, प्रॉफिट तो केवल वही कमा रहा है। दैट इज द ओनली पर्सन हु इज अर्निंग प्रॉफिट, बाकी लोग तो प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहे, प्रॉफिट तो केवल वही आदमी कमा रहा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट में। तो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा क्रिटिक करता है। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड जितने भी आपको थिंकर्स दिखेंगे, कोई भी आपको कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। पहली बात तो ये ह्यूमन वेलफेयर को रोकने वाली नेगेटिव चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ही फोकस करते हैं। दे फोकस अ लॉट ओवर नेगेटिव थिंग्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट को रोक सकती है। क्योंकि इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ेंगे, HDI पढ़ेंगे हम लोग। और HDI में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जिसमें हम अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आते हैं, और एक होता है HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जो केवल नेगेटिव चीजों को ही स्टडी करता है। तो आई कैन से कि रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बेकार की चीजों को यहां पर देखता है। उसके बाद द थर्ड स्कूल ऑफ थॉट इज कॉल्ड बिहेवियरल, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। मतलब बेकार की चीजें तो नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, बट वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा स्टडी करता है। तो कहीं ना कहीं सोशल प्रॉब्लम्स रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट के थिंकर्स के बुक्स में, उनके विचारों में देखने को मिली जाती। और उसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। देखिए, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के थिंकर्स लिव्ड एक्सपीरियंस की बात करते हैं भाई। मतलब ये बात करते हैं कि सोसाइटी में रहकर देखो और फिर एक्सपीरियंस करो। आप एक्सपीरियंस करो कि सोशल कैटेगरीज किस तरीके से आपको एक सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के थिंकर्स जो हैं वो बहुत ही मतलब अपने एक्सपीरियंस की बातें करते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस को लोगों के सामने रखते हैं कि देखिए, एथनिसिटी, रेस और रिलीजन, ये आज हर एक मेजर कंट्री की रियलिटी है। एथनिसिटी, रेस और रिलीजन इज द रियलिटी ऑफ एवरी मेजर कंट्री। देखो किस कंट्री में नहीं मिलेगा आपको ये, हर जगह मिलेगा। ये तीनों सोशल कैटेगरीज
आपको आज हर जगह देखने को मिलती है। और लिव्ड मतलब एक्सपीरियंस और परसेप्शन, इन तीनों के बेसिस पर हर कंट्री में अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के थिंकर्स जो हैं, वो एथनिसिटी, रेस और रिलीजन, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड दिखते हैं अपन लोगों को। और इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर। दिस वाज योर वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है टेम्पोरल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर हम टेम्पोरल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ये बताता है, देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टार्टिंग होती है जब ह्यूमन बींग्स इस धरती पर आते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी तो स्टडी करता है कि हाउ ह्यूमन इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट, किस तरीके से ह्यूमन एनवायरनमेंट से मतलब से इंटरैक्ट करता है, क्या वो एनवायरनमेंट से डरता है, क्या वो एनवायरनमेंट को शेप करने की कोशिश करता है। तो हाउ यू आर इंटरैक्टिंग विद एनवायरनमेंट, हाउ यू आर अडेप्टिंग टू इट, हाउ यू आर एडजस्टिंग टू इट, और किस तरीके से आप उस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की शुरुआत तो सर तभी होती है जब ह्यूमन बींग्स अर्थ पर अपीयर होते हैं। इसलिए अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी, इट इज हैविंग अ लॉन्ग हिस्टोरिकल टेम्पोरल कॉन्टिन्यूम with the with the approaches of with the approaches to study human geography changing over time। क्योंकि ये बात तो हम लोगों ने पढ़ी है कि ह्यूमन इज ऑलवेज अनरेस्टिंग बीइंग, और नेचर मदर अर्थ इज ऑलवेज अनस्टेबल। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही लंबा हिस्टोरिकल टेम्पोरल कंटिन्यूम की स्टडी है, जो कि समय के साथ बदलती आ रही है। ये अप्रोच इज अ चेंजिंग अप्रोच, दिस अप्रोच इज अ डायनेमिक अप्रोच। क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी में हमेशा डायनेमिक नेचर को आप स्टडी करते हैं। नेचर कैन नॉट बी स्टेबल ऑलवेज। 15 सेंचुरी से पहले अगर हम देखें, बिफोर 15 सेंचुरी, सोसाइटीज के बीच में इंटरेक्शन काफी कम था। तो ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि 15 सेंचुरी से पहले एक्सप्लोरेशन होती नहीं थी। लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लोग कनेक्टेड थे, उस समय सिल्क रूट चलता था, लोग सिल्क रूट से कनेक्टेड थे, बट मेजरली आप लोग कनेक्टेड थे, मेजरली आप लोग कनेक्टेड थे वाया, आप वाया लैंड ज्यादा कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ। तो नेविगेशनल स्किल्स काफी कम थे उस समय। वॉयजेस को, सी वॉयजेस को बहुत डेंजरस समझा जाता था। बहुत ही कम ट्रेवलर्स और एक्सप्लोरर्स ऐसे हुए जिनमें दमखम था कि नहीं, हमको निकलना है, वी नीड टू एक्सप्लोर दिस दिस अर्थ, वी नीड टू एक्सप्लोर अदर कंट्रीज एज वेल। और इसमें नाम आता है 1498 वास्को डिगामा, और इससे कुछ साल पहले क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया। और ये डिस्कवर इंडिया का मतलब ये मत समझ लेना कि इंडिया के बारे में कोई जानता नहीं था इससे पहले। अरे जानता कौन नहीं है हमारे बारे में? वर्ल्ड नोज अस, एंड द वर्ल्ड इज वॉज अवेयर अबाउट अस सिंस द बिगिनिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो दुनिया तो जानती है हमारे बारे में। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि अभी तक इंडिया जाने का रास्ता इन लोगों को वाया लैंड पता है। तो वास्को डिगामा, ही एक्चुअली डिस्कवर्ड द सी ओशनिक रूट गोइंग टूवर्ड्स इंडिया, ताकि वाया सी इंडिया जाया जा सके। लैंड को यहां पर आप लोग एक तरीके से स्किप करते। तो बहुत ही कम ट्रेवलर्स निकले। और 15 सेंचुरी के बाद, मतलब मैं बोलूंगा अर्ली 15 सेंचुरी, या अर्ली 16 सेंचुरी में आप लोग देखने को आपको मिलता है कि कुछ ट्रेवलर्स जो हैं वो निकलते हैं यूरोप से, पोर्तुगल स्पेन से निकलते हैं, दुनिया की डिस्कवरी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को। और धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज और इन कंट्रीज के बीच में कांटेक्ट डेवलप होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने का एक नया सब्जेक्ट मिल जाता है, और वो मिस्ट्रीज जो अभी तक जुड़ी हुई थी वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि आप द वर्ल्ड वॉज एक्चुअली ओपनिंग अप फॉर यू। और उसके बाद आ जाता है कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में भी कहते हैं कि बहुत एक्सप्लोरेशंस को काफी पुश किया। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में तो आपको पता ही है कि व्हाट इज कॉलोनिज्म। जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को डोमिनेट करती है अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, दैट इज व्हाट यू टर्म एज इंपीरियलिज्म। और इंपीरियलिज्म का प्रोडक्ट निकला था कॉलोनिज्म। तो कॉलोनियल पावर्स को तो चाहिए थे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मींस दे वर हंग्री, दे वर रिसोर्स हंग्री। उनको तो जहां पर गोल्ड मिल जाए, जहां पर आयरन मिल जाए, जहां पर उनको स्टील मिल जाए, जहां पर कॉटन मिल जाए, जहां पर उनको वेल्थ मिल जाए, वो तो वही जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू एक्सेस रिसोर्सेज, उन्होंने एक कंट्री को भी एक्सप्लोर किया होगा ना। जैसे कहते हैं ना कि ब्रिटिशर्स, हमने रेलवेज इंडिया के अच्छे के लिए बनाई। नहीं सर, आपने अच्छे के लिए नहीं बनाई,
आपने रेलवेज इसलिए बनाई ताकि आप इंडिया को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते थे। वो बात अलग है कि रेलवेज आपने दी, बट आप ये सोच के बिल्कुल मत चलना कि आपने हमारी अच्छाई की बात करी। आपने रेलवेज बनाई ताकि आप हमें एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ये रियलिटी है, दिस इज द हार्श रियलिटी। तो कॉलोनियल पीरियड जो है उसने भी ह्यूमन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स दिए। उसने एक्सप्लोरेशंस को और आगे बढ़ाया, एक कंट्री को उसने बहुत एक्सप्लोर करवाया। क्यों? क्योंकि कॉलोनाइजर्स जो थे वो ज्यादातर रिसोर्स हंग्री थे, दे जस्ट वांटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। और इस वजह से उन्होंने कई सारी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन किया, जो ऑफ कोर्स ह्यूमन ज्योग्राफी को बहुत डायनेमिक बनाता है। And this is the end of the chapter, my dear. I hope you liked it. This is chapter number 1 of your 12th class geography, human geography in nature and scope. काफी बोरिंग चैप्टर है आई होप, बट आपको इस क्लास में समझ में आया होगा। वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो प्लीज इसको एक बार देख कर जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।